छत्तीसगढ़ में ठंड का असर अब जो है वो कम पड़ रहा है। राहत मिल रही है ठंड से। अगले 3 दिनों में अब तापमान बढ़ने की संभावना है। 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और खास बात यह है कि सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग में अब भी शीतलहर चलने की संभावना है। हालांकि ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कोहरा देखने को मिलेगा। घनी कोहरे की यहाँ पर परत पूरे छत्तीसगढ़ में छाई रहेगी। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में शीतलहर की स्थिति अगले कुछ दिनों तक अभी भी बनी हुई है। और साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग ने ये ताज़ा अनुमान जारी किए है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सूरजपुर से सूरज साहू और कवर्धा से वेदांत शर्मा जुड़ चुके हैं। तो पहले रुक करते हैं यहाँ पर सूरजपुर का, जहाँ पर सूरज आप मुझे बताइए कि किस तरह की अभी यहाँ पर ठंड से राहत देखने को मिली है, लोगों की क्या वहाँ पर दिनचर्या चल रही है अभी। सूरज, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सूरज, एक बार फिर आप तक वापस आते हैं, नहीं तो वेदांत मैं आपका रुख करता हूं। वेदांत, कवर्धा में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? जिस तरह की ठंड अभी तक पड़ रही थी, क्या ठंड का असर वैसे ही है और लोग इससे क्या मतलब कर रहे हैं जिससे वो निजात पा सकें? देखिए, जब ठंडी की बात होती है तो बात होती है गर्मा गर्म चाय की एक ऐसी टपरी पर मैं मौजूद हूँ कवर्धा के, जहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं। और इन साथियों की एक और विशेष बात यह है कि हरितिमा टीम है, सुबह से निकल जाते हैं आप लोग पेड़ लगाने। ठंडी का कितना आनंद है? ठंडी का भरपूर आनंद लेते हैं। मतलब सुबह सुबह एक पर्यावरण संरक्षण का काम भी हो जाता है और ठंड का भी मजा ले लेते हैं। स्वास्थ्य लाभ भी हो जाता है, लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है और हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ लगाते हैं, लेकिन सुबह सुबह पेड़ लगाने के बाद चाय की टपरी पर जो गर्मा गर्म चाय है उसका आनंद कैसा है? तो पेड़ लगाने के साथ साथ तो हम लोगों की टीम का एक आनंद है कि चाय एक ऐसा चीज है जो हर तरफ से हमारी एनर्जी है। हम उसके एनर्जी काम करते हैं। एक तो एनर्जी वाला काम है कि पेड़ लगाना, गड्ढा कर रहे हैं। हमारी टीम का 365 दिन का वर्क है, लेकिन 365 दिन हमारी टीम भी 15 मिनट चाय की टपरी का मजा लेते हैं। आप भैया, ठंडी कितनी है इस बार? ठंडी अच्छी है और बहुत ही अच्छी है। ठंडी में बहुत ही आनंद आ रहा है और चाय का ही कुछ अलग ही आनंद है। और हम पर्यावरण के साथ जुड़े हैं तो और बहुत ही आनंद है। हम जो काम कर रहे हैं लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, तो चाय का ही अलग ही आनंद है और ठंडी की अलग ही आनंद है। तो बाकी दिनों में ठंड में कुछ फर्क पड़ता है आप लोगों के काम में? ठंड में थोड़ा सुबह सुबह निकलना ज्यादा चैलेंजिंग होता होगा। टीमा टीम के लिए हर दिन एक बराबर है। टीमा को ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बरसात लगती है। हमारे मौसम का एंजॉय करते हैं और हम कवर्धा को ऑक्सीजन देने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक और आपको ठंडी लग रही लग रहा है? नहीं, हरितिमा के लिए कोई ठंड नहीं, कोई बरसात नहीं, कोई दिन नहीं। हर रोज हमारा काम है। लेकिन एक गर्म चाय की चुस्की ठंड मिटा देगी। हाँ, बिल्कुल आपके साथ है तो बिल्कुल मिटा देगी। तो देखिए, ये चाय की टपरी पर मौजूद है, गर्मा गर्म चाय भी बन रही है। वो भी दिखाता हूँ कैसे चाय बन रही है। भैया, ठंड के दिनों में चाय ज्यादा बिकती होगी। जी। कितना चाय बेच लेते हो जाते अपना रोजी पूरा निकल देते रोजी। हाँ, तो लेकिन ठंड में थोड़ा ज्यादा कमाई होती हुई ना। देखिए किस तरीके से गर्मा गर्म चाय यहाँ पर बनाई जा रही है। और एक चाय तो मैं भी हूँ, मैं भी पीते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग उनसे भी बात करते हैं। अंकल हैं एकदम, अंकल ढक वक के ठंड का मजा तो आप ही ले रहे हो। ठंड का मजा बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपका हनुमान बात का बना हुआ है और इतना सुंदर लगता है सुबह घूमने में। तो दिनचर्या है हमारा दिन का। रोज सुबह निकल जाते हैं। कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठ जाते हैं और 6:30 बजे यहाँ प्रस्थान पहुँच जाते हैं। और अभी वॉक कर रहे थे आप? हो गए आपका 1 घंटा यहाँ घूम लिए। अब चाय की चुस्कियाँ कुछ पी लेना जी, जो बढ़ रहा है। साथी के साथ कवर्धा में लोग ठंड के मजे ले रहे हैं और साथ ही ये भी समझ में आ रहा है कि इस ठंड को वो एंजॉय भी कर रहे हैं कि ये नहीं है कि घर में बैठे हो, बाहर निकलते रोजमर्रा के अपने काम करते। एक बार फिर से यहाँ पर सूरजपुर चलते, सूरज का रुख करते हैं। सूरज, किस तरह की तस्वीर सूरजपुर से सामने आ रही है? और दूसरी बात, जो लोगों का अंदाजा था कि अगर नवंबर में इस प्रकार की ठंड पड़ रही है तो दिसंबर और जनवरी में क्या होगा, इसको लेकर क्या कहना है लोगों का वहाँ पर? जी चिरायु, बिल्कुल। देखिए, ठंड की बात की जाए तो जिस प्रकार से नवंबर में ठंड पड़ रही है, यह ठंड ने पिछले 57 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है चिरायु। यहाँ ठंड की बात की जाए, हालांकि मौसम वैज्ञानिक जो है अक्षय मोहन भट्ट और ये सब आगामी जानकारी दे रहे हैं कि आगामी 2-3 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, लेकिन 2 से 3 डिग्री तापमान। वहीं गौर करने वाली बात है चिरायु की, जहाँ 57 वर्षों का रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ा है, तो इसको लेकर 2 से 3 डिग्री तापमान इस नवंबर के मौसम में अगर कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है,
तो कहीं ना कहीं ठंड अपना प्रकोप जारी रखे हुए है। आप मौसम की बात करें, आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोहरा है। 9 बजे 10 बजे तक यहाँ कोहरा आपको नजर आ रहे हैं। दूर से दूर तक विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, गाड़ियां धीमी चल रही हैं। ऐसे में एक्सीडेंट का भी खतरा है। गौरतलब करने वाली बात यह है चिरायु की छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा माना जाता है। ऐसे में जो किसान है अभी जहां अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है धान मिसाई को लेकर, तो वहीं धान खरीदी भी चालू हो गई है, लेकिन वो शहर में कम आ रहे हैं। ठंड के कारण रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जो है वो कम खरीदी जा रही हैं। इसका एक अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ा असर पड़ते नजर आएगा। चिरायु जहां ठंड की बात की जाए तो इसको लेकर प्रशासन तो अलर्ट मूड पे है, लेकिन छिटपुट जगहों पर ही अलाव की व्यवस्था नजर आती है। यहाँ पर ये बात तो साफ है कि सूरजपुर में भी यहाँ पर ठंड का कहर है, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए ठंड में हल्की राहत देखने को मिलेगी। आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए सूरज साहू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और वेदांत शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में मैच को लेकर एक अलग क्रेज देखने को मिला है। महज 20 मिनट में सारी टिकटें बिकी हैं। 3 दिसंबर को ये महामुकाबला साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होना है। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। ये वनडे मुकाबला होना है और गौर करने वाली बात यह है कि इस महामुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के बीच और भारत के बीच जो मुकाबला है इसकी टिकट महज 20 मिनट में बिक गई। टिकट के लिए मारामारी देखने को मिली, सारी टिकटें सोल्ड आउट दिखी। जब तक लोग यहाँ पर पहुंचकर टिकट बुक करते तब तक उनको पता चला कि टिकटें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। और इसमें खासकर ये बात भी ध्यान में रखने को मिल रही है कि जितनी भी टिकट्स थी वो 20 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हुई हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में एक अलग ही क्रेज देखने को मिला है, युवाओं में क्रेज देखने को मिला है। जिस तरह से यहाँ पर पहला फेज यहाँ पर टिकट का आया और उसके बाद वो पूरी तरह से बिक गया। 3 दिसंबर को ये मैच होने वाला है और उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां भी जोरों शोरों पर की गई हैं। और यहाँ पर स्टेडियम में जहाँ पर ये मैच होना है वहाँ पर भी तैयारियाँ की गई है। तो रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये वनडे मैच होगा और टिकट की मारामारी के बाद अब यहाँ पर पहले फेज की सारी टिकटें सोल्ड आउट बताई जा रही हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होना है। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पर एक खास बात देखने को मिली और ये एक हैरतअंगेज बात है कि महज 20 मिनट के अंदर सारी टिकटें सोल्ड आउट हो गई। क्या अब इसके बाद दोबारा क्या सेकेंड फेज में टिकटें शुरू होंगी, मिलेंगी, या फिर यही बस बैच टिकटों का जो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया है? बिल्कुल चिरायु, इससे पहले भी हमने देखा है कि रायपुर या छत्तीसगढ़ में किस तरह का उत्साह अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर रहता है। और पिछली बार तो याद होगा कि एक दिन लगा था, एक दिन के बाद में तमाम टिकटें सोल्ड आउट हुई थी। लेकिन इस बार पोर्टल खुलने के महज 15 से 20 मिनट के अंदर ही तमाम टिकटें, चाहे वो 1500 रुपए के स्टैंड की बात हो, चाहे गोल्ड की बात हो, सिल्वर की बात हो, यहाँ तक कि 20,000 रुपए का कॉर्पोरेट बॉक्स भी जो है वो 15 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड आउट होने के बाद में जब लोगों ने फिर से पोर्टल में लॉगिन किया तो वहाँ किसी भी तरीके की टिकट लोगों को नहीं मिल रही। हालांकि अभी जो स्टूडेंट टिकट है वही बस बाकी है। जो स्टूडेंट टिकट इंडोर स्टेडियम में जो है वो आईडी कार्ड, बच्चों का आईडी कार्ड देखकर दी जाएगी, जिसकी कीमत 800 रुपए तय की गई है। वही टिकट अब जो है वो कल मिलेगी। इसके अलावा जो तमाम टिकटें थी, चाहे नीचे रो की बात हो, चाहे ऊपर रो की बात हो, अलग अलग जो सेक्टर्स बनाए गए थे स्टेडियम के, उन तमाम टिकटों को सोल्ड आउट हो चुके हैं। यानी किसी को भी अब टिकट नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होना है उसके लिए बहुत उत्साह राजधानी प्रेमियों में देखा जा रहा है। और 15 मिनट के अंदर टिकट सोल्ड आउट हो रही है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये समझा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या पे लोग जो है वो इस मैच को देखने के लिए पहुंचने वाले हैं और बहुत उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। जी रोहित, भारत में क्रिकेट को पूछते हैं और इस बात से यहाँ पे नकारा नहीं जा सकता कि महज 20 मिनट के अंदर छत्तीसगढ़ में पूरी टिकटें सोल्ड आउट होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों पर बात करते हैं, जहां वो सबसे पहले यूनिटी मार्च में शामिल होंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजन में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी आज सीएम शामिल होंगे और राज्य स्तरीय आवास मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम। तो आज सीएम विष्णुदेव साय बैक टू बैक दौरों में रायपुर में रहेंगे, जहां पर सबसे पहले वो यूनिटी मार्च में शामिल होंगे। उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे और राज्य स्तरीय आवास में मेले का उद्घाटन भी सीएम करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेले की आज शुरुआत होने जा रही है। गृह निर्माण मंडल कर रहा इस आवास मेले का आयोजन, जिसमें 2000 करोड़ के नए आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा और 23 से 25 नवंबर 2025 तक ये मेला आयोजित किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय आज इस मेले का उद्घाटन करेंगे। तो रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेले की शुरुआत आज से होगी। ये 2 दिनों का मेला आयोजित किया जा रहा है। 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का इस मेले में शुभारंभ किया जाएगा। 2 दिन के इस मेले में 23 नवंबर को इसकी शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा की जाएगी और 25 नवंबर को इस मेले का समापन रहेगा। तो इसी बीच खबर सामने आई सुकमा से, जहां पर नक्सल गतिविधियों के बीच यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा सुकमा पहुंचे और देर शाम नक्सल पुनर्वास केंद्र का मुआयना किया। सरेंडर नक्सलियों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की और इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से पुनर्वास नीति और कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और नक्सल मुक्त गढ़ बनाने के लिए यहां पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे और यहां पर इन आत्मसमर्पित नक्सलियों से उन्होंने बातचीत की और यहां पर उनसे उनके जो बातें थी वो जानी और फीडबैक लिया और साथ ही यहाँ पर आगे की उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आगे का उनका सफर अच्छा होगा। मैं जा रहा हूँ तो सुकमा में भी आज पुनर्वास केंद्र में गया था। क्या क्या स्थितियां हैं, परिवारजन सबके सोमवार के दिन यहाँ जब बाजार होता है तो यहाँ आकर के मिले सबसे। तो कुछ लोगों की शादियां हुई हैं, बहुत लोगों की नहीं हुई है। घर वाले चाहे तो शादी तय करते हैं तो यहाँ सबका सामूहिक विवाह भी करवा दें। इनके परिजन अगर जेल में बंद हैं इन विषयों को लेकर के तो जेल से भी पुनर्वास हो जाए। बाकी इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, इनके अक्षर ज्ञान की व्यवस्था है, ये सब पर भी आज बहुत विस्तृत चर्चा सबसे बैठ करके किए हैं। तो खबर नारायणपुर से है, जहां अबू जमाड़ में बड़ी सफलता मिली है। 19वां नया सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया है। पडमेटा ग्राम में ये कैंप स्थापित हुआ है। नए कैंप की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसको पुलिस, डीआरजी, आईटीबीपी और 44वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई से स्थापित किया गया है। और अब इस इलाके में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और इनकी जो विकास है उनको गति मिलेगी। साथ ही यहाँ पर इस कैंप के स्थापित होने से आसपास के गांवों को भी लाभ मिलेगा, उनकी भी जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ेगी और वहाँ पर रहने वाले सभी ग्रामीणों को अब मूलभूत सुविधाएं जो है, जो लंबे समय से वो वंचित रहे, अब वो जल्द से जल्द मिल सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां खूंखार नक्सली हिडमा की मौत तो हो गई, लेकिन उससे राजनीति को ने जन्म दे दिया है और छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश में भी इसकी सियासत जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट से। नक्सलियों के सरेंडर और उनके खात्मे की खबरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 का अल्टीमेटम दिया था, जो हिडमा के खात्मे के साथ अब बेहद पास नजर आ रहा है। लेकिन अब हिडमा की मौत पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हिडमा मरने के बाद मैंने वो लाल सलाम, मैंने वो AI जनरेटेड ग्राफ है और ऐसा मेरा लिखी हुई राइटिंग नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना। देखा आपने, सुना आपने कि किस तरह से हिडमा के मारे जाने का विरोध किया जा रहा है। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रीति माझी ने तो एक पोस्ट में लाल सलाम कामरेड हिडमा लिखकर समर्थन कर दिया। सियासत हुई और फिर उन्होंने सफाई पेश की और बड़े ही शालीनता से कहा कि वो पोस्ट AI ड्राफ्ट है, कुछ और नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरा अपना पर्सनल थिंक है। और हिडमा मरने के बाद मैंने वो लाल सलाम, मैंने वो AI जनरेटेड ग्राफ है और ऐसा मेरा लिखी हुई राइटिंग नहीं है उसमें। अब इस पोस्ट पर भी नजर डालिए। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, लिखा था कि वो सरेंडर पॉलिसी के पक्ष में है। लेकिन इधर दिग्विजय सिंह ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक इंटरव्यू भी रिपोस्ट किया था। सोनी से सवाल पूछा गया था कि हिडमा का एनकाउंटर हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि ये एनकाउंटर नहीं है, फर्जी मुठभेड़ है, हिडमा की हत्या की गई है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता था, वो एक आदिवासी था इसलिए उसे मार दिया गया। जिस हिडमा ने 26 से ज्यादा नरसंहार की कहानी रची, जिसने कई परिवार उजाड़ दिए, बस्तर में अंधियारा लाया, जब उसका एनकाउंटर हुआ तो दिग्विजय सिंह मुखर हो गए और इस बयान को रिपोस्ट कर दिया
जवानों की बड़ी सफलता के बाद कांग्रेस का ये रवैया बीजेपी को खल गया और बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के वीर लाल शहीद हुए, उस विषय में तो दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा। उनके प्रति न संवेदनाएं व्यक्त की, न श्रद्धांजलि अर्पित की। पर यदि कोई नक्सलवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो दिग्विजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तो इस पोस्ट के बाद दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। फिलहाल गेटमा की मौत के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति खूब गर्मा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को सियासी गलियारों में कितना तूल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आगे बढ़ते हैं, जहां रायगढ़ वन मंडल में 34 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है और जिससे ग्रामीण और किसानों में दहशत है। शुक्रवार रात हर्राडीही में कई किसानों की फसलें रौंद दी इन हाथियों ने, जबकि शनिवार रात को ये हाथियों का दल जमडबरी पहुंचा और सूचना पर वन विभाग ने गांव में मुनादी कराई और सुरक्षा के लिए बिजली बंद कर दी। हाथी मित्र यहां पर दल जो है वो मौके पर पहुंचा और वनकर्मी हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गए, लेकिन पकी हुई फसल देखकर हाथियों का मन जो है वो डोल गया और वो वहां से हटने के लिए तैयारी नहीं थे। ग्रामीण रात भर यहां पर फसल बचाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन हाथियों का दल जो था वो वहां से टस से मस नहीं हुआ। मंडल में हाथियों का एक बड़ा दल विचरण कर रहा है। लगातार रोड पार करने का वीडियो पिछले 10 दिनों से सामने आ रहा था, जिसके बाद जो हाथियों का दल है वो अब गांव की ओर पहुंच गया है। वन विभाग के कर्मचारी हैं, गुप्ता जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कब से हाथी भगा रहे हैं और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? हाथियों का आवागमन तो सालों साल हो गया ना, पर मतलब कि जमडबरी जो गांव है वहाँ कभी कभार हाथी आते हैं, साल में 1 बार 2 बार 3 बार तक। आज मतलब कि बहुत दिनों के बाद मतलब कि हाथियों का यहाँ आवागमन हुआ है। सूचना मिलने पर हम वन अमला हाथी मित्र दल यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों को हाथियों से सुरक्षा हेतु समझाइश दिया जा रहा है। जो वन विभाग से यादव जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यादव जी, ये बताइए कैसे भगा रहे हैं हाथी और कैसी व्यवस्था की है कि लोग और हाथी दोनों सुरक्षित रह सके, क्योंकि दोनों को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। सर्वप्रथम गांव में मुनादी किया गया है, कराया गया है ना, और गांव में सभी तरफ आग जलवाया गया सुरक्षित व्यवस्था के लिए, किसी प्रकार से जनहानि न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां हरियाणा का गैंग सक्रिय दिखाई दिया है। सरगुजा में जमीन माफिया के लिए ये गैंग काम करता था और कोतवाली पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गांव वालों ने कार पर इस दौरान पथराव किया। भागते समय मैनपाट मार्ग पर ये बदमाश भागे थे, जिनको यहां पुलिस ने दबोच लिया। तो सरगुजा में जमीन माफिया के लिए ये जो गिरोह था हरियाणा का, वो सक्रिय रूप से काम करता था और इनके लिए वारदातों को अंजाम देता था। डराने धमकाने कर यहाँ पर जमीन पर कब्जा किया जाता था और इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। दिलीप, अंबिकापुर से हरियाणा गैंग जो जमीन माफियों के लिए काम करता था वो पकड़ा गया है और इसके 4 सदस्य बरामद किए गए। किस तरह से ये वारदातों को अंजाम देते थे और किस तरह से ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे? देखिए चिरायु, बता दूं, ये जो गैंग है हरियाणा का रहने वाला गैंग है, इसको फौजी गैंग कहते हैं और इसका मूल जो काम है, जो दबंग लोग हैं, जो जमीन माफिया हैं, जो जमीन खरीद लेते हैं किसी विवादित जमीन को और उस जमीन पर जब कब्जा कराना होता है तो इस गैंग को बुलाते हैं। जनवरी 2025 में ही इस गैंग को गिरफ्तार किया गया था और अभी कुछ दिन पहले जमानत से बाहर आए थे, जेल से बाहर आए थे, लेकिन जेल के भीतर ही अंबिकापुर का एक गैंगस्टर था, उससे इनका परिचय हो गया था। उसके बाद से फिर एक्टिव हो गए थे अंबिकापुर में। मानिक प्रकाशपुर नाम का एक गांव है, वहां पर जमीन माफिया ने इनको लेके गया हुआ था वहां पर जमीन खाली कराने के लिए। इसी दौरान गांव वालों को पता चला कि ये बाहर के लोग हैं और हमारे साथ आकर विवाद कर रहे हैं। उनका कहना था कि पिस्टल और दूसरे जो हथियार हैं उससे लैस थे और विवाद जब शुरू हुआ तो गांव वालों ने इनकी गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा और जब पुलिस पहुंची उसके बाद ये भागने लगे और उसी दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इनकी कार को जब्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि जेल से बाहर आने के बाद भी ये फिरौती कई बार मांगते हैं, कई बार जो बड़े व्यापारी हैं अंबिकापुर के उनको धमका चुके हैं।
तो ये तमाम तरीके की स्थितियां बनती हैं और पुलिस आज इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। और देखने वाली बात होगी कि आखिर इनको अब जब ये जेल में जाएंगे तो इनको जमानत कब मिलता है, क्योंकि जो शहर के जो व्यापारी हैं वो काफी दहशत में हैं। इस गैंग के जो मार्बल के व्यापारी हैं उनसे भी लेवी की वसूली की थी, उगाही की थी और तमाम तरीके के इन पर आरोप लगते रहे हैं। और जो जमीन माफिया है मामले में सरगर्मी से जांच होनी चाहिए और इस गैंग के खिलाफ यहाँ पर इसके पूरे नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, जहां राजनांदगांव में जमीन के नाम पर बड़े स्तर पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने 20 से अधिक लोगों से एग्रीमेंट के नाम पर लाखों रुपए लिए और सालों तक रजिस्ट्री न करवाकर वो हर बार नया एग्रीमेंट कराता रहा और अब फरार बताया जा रहा है। पीड़ितों ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ज़मीन का धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ भी। तो सहदेव नगर में रहता है शहीद खान, है ना, वो लखोली बाईपास में ज़मीन दिखाया है कि प्लॉट था 5000 स्क्वायर फीट आप रख लो, एग्रीमेंट किया, सब किया, उसके बाद पैसा भी लिया 6 लाख रुपया, है ना। और 2019 का मामला है तो अभी तक पैसा वापस नहीं किया है वो। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर पर चोरों ने धावा डाला और सूने मकान में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। लाखों के जेवरात लेकर चोर यहां पर फरार हो गए और रिपोर्ट दर्ज करा के अब मामले की जांच पुलिस कर रही है। लखनपुर नगर के पंचायत के बाजार पारा की ये घटना बताई जा रही। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सूने मकान में चोर घुसे और उसके बाद उन्होंने यहां पर पूरे मकान की तलाशी ली, सामान यहां पर चोरी किया, जेवरात चोरी किए, नकदी चोरी की और फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आज एक ऐतिहासिक याद ताज़ा होती है, जहां पर 22 नवंबर के दिन यहां पर 1952 को देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडो नगर गांव में आए थे और उस वक्त इस क्षेत्र में सर्किट हाउस या विश्राम गृह नहीं था, इसलिए उन्होंने पंडो जनजाति के एक परिवार की झोपड़ी जैसे कमरे में रात गुजारी और ये जर्जर सी झोपड़ी अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जानी जाती है। स्थानीय प्रशासन और पंचायत इसकी देखरेख करते हैं और आज ये स्थल सिर्फ एक स्मरणीय धरोहर नहीं है बल्कि पंडो समाज की गर्व की निशानी थी, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत कई बड़े नेता यहाँ आकर रुक चुके हैं। और आज हम दिखाएंगे कि ये दूसरा राष्ट्रपति भवन किस तरह का है और क्या ये पंडो समुदाय के लिए इतनी गहरी अहमियत रखता है। दिलीप जायसवाल है हमारे यहाँ पर संवाददाता, जिनने इस धरोहर का जायजा लिया है।